हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ ब्रिज कोर्स से इम्पोर्टेंट एक सिलेबस है आपके लिए, जो पाठ्यक्रम हिंदी शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। हिंदी शिक्षण शास्त्र से आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम जो आपका हिंदी शिक्षण शास्त्र का है, इससे रिलेटेड आपके लिए कोर्स सिलेबस लेकर आए हैं और सिलेबस को कैसे कवर करना है ये भी हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। और हमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट इस सिलेबस में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है जो हमारे पेपर में आने वाली हैं। तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, वैसे भी आपके पास जो समय है वो 4 महीने या 5 महीने के आसपास का बचा हुआ है, क्योंकि सिलेबस जो फॉर्म है वही 1 महीने होने वाला है फॉर्म का निकले हुए। और आपको पता है जब से विज्ञप्ति आ चुकी है उसके बीच उसके 6 महीने के अंदर ही उसका एग्ज़ाम हो जाना है। तो 6 महीने के आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, तो कम से कम 4 से 5 महीने आपके पास बचे हैं। और सिलेबस इतना है कि आपको पढ़ना जो है वो बहुत पढ़ना है, और उसके साथ साथ में आपको पढ़ाई के साथ साथ में जॉब भी करनी है। और बहुत चीज़ें जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अब आप ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे आप पूरा 100% अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं। तो हमें अपने एक नियमबद्ध तरीके से और हमें सुव्यवस्थित रूप से एक स्ट्रेटजी बना के हमें पढ़ना होगा, जिससे कि हमारा ये कोर्स है हम पास सभी को होना है। क्योंकि अगर आपकी आपकी नौकरी, अब आप समझिए एक तरीके से आप फिर से पढ़ने जा रहे हैं, एक फिर से अपनी नौकरी पाने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी नौकरी आपके इस रिजल्ट पे निर्धारित है। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल वालों को फॉलो कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, किसी को फॉलो कीजिए, आप पढ़िए। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। आप पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें हिंदी में, तो यहाँ पे बात करते हैं तो पहली भाषा शिक्षा एवं बहुभाषिकता की समझ। बहुभाषिकता का मतलब ये हुआ कि बहुत भाषाओं का ज्ञान होने की बात कही गई है। अब बात यहाँ कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान बात कही गई है, तो भाषा शिक्षा में विभिन्न नीतियाँ एवं बहुभाषिकता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, ठीक है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी में भी आपको दिखाई देगी, और इंग्लिश पेडागोजी जिन लोगों ने ली है, लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश चॉइस किए हैं, उनमें भी आपको ये दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ कहाँ पे बेसिक शिक्षा के बारे में बात की गई है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं पूछेगा कि उसमें क्या क्या स्तर है, आपसे बेसिक के लिए क्या स्ट्रक्चर है वो पूछेगा। बेसिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई हैं आपके 1 से 5 के बच्चों के लिए, वो पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा जो सिलेबस है आपका, उसमें कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी, वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बुनियादी स्तर 2022 एवं विद्यालयी शिक्षा 2023 के विशिष्ट संदर्भ में भाषा संबंधी L1 एवं L2 विभिन्न प्रावधान एवं अनुशंसाएं भारतीय कक्षाओं में बहुभाषिकता एवं बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। तो देख सकते हैं कि जो आपकी विद्यालय स्तर की है, विद्यालय स्तर का जो आपका है, प्राइमरी स्तर का जो है, वो आप जो एजुकेशन पॉलिसी में दिया होगा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। तो आगे दिया उदयमान साक्षरता एवं भाषा संबंधी पाठचर्या। ये आपको भी पढ़ना, भाषा सीखना कैसे है, सिखाना कैसे है, उदयमान साक्षरता क्या है, इमरजेंट लिटरेसी का अर्थ क्या है, इससे संबंधित कक्षाई निहितार्थ, भारतीय भाषा संबंधी पाठचर्या के लक्ष्य, भाषाई दक्षताएं एवं सीखने के प्रतिफल आपके L1 के संदर्भ में सब कुछ दिया गया है। दूसरा आपका है भाषा का शिक्षा शास्त्र एवं संसाधन। 4 ब्लॉक मॉडल हैं, एक मौखिक एवं मौखिक भाषा विकास दिया गया है। 4 ब्लॉक मॉडल, मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचानना, पढ़ना एवं लिखना, आपको ये आना चाहिए। मौखिक भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति में श्रवण का महत्व, मतलब सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, शिक्षार्थी के स्तर अनुसार उसका शिक्षार्थी मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर जो शिक्षार्थी कौन से हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके अनुसार, उनके स्तर के अनुसार जो गतिविधियाँ आपको करानी है, उनकी पद्धतियों से सुनना एवं बोलना उनको सिखाना है, कौशल का विकास कराना है, बातचीत चित्र वर्णन कराना है, अनुभवों की साझेदारी, कहानी कहना, ड्रामा एवं भूमिका निर्वहन, स्थिति परक बातचीत, भाषा, भाषाई क्षेत्र, खेल, सृजनात्मक चित्र, प्रश्न पूछना, अपनी राय प्रतिक्रिया देना,
मैंने कल एक लोग से बात किया था जो इसमें डाइट में है, और उनसे मैंने पूछा कि सर ये इसमें कैसे लिखना होगा, क्या कैसे, क्योंकि हम बीएड वाले हैं। बीएड वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपने स्तर से ज़्यादा की सोचते हैं। हमारा जो स्तर एक बेसिक स्तर पे हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हम सोचते हैं। हमें लगता है हम एलटी, टीजीटी, पीजीटी जूनियर स्तर पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग जो प्राइमरी स्तर पे हैं। तो उसके हिसाब से तो उन्होंने कहा कि जैसे बीटीसी में बच्चों को बताया जाता है, डीएलएड में ये बताया जाता है कि आपको लिखना है कि आप एक बच्चे को समझा रहे हैं, ऐसे आपको उत्तर लिखने हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो हमारे जो प्रश्न होंगे, हमें वहाँ पर प्रोफेसर बनने नहीं जा रहे हैं, हम विशेषज्ञ बनने नहीं जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है उसको ऐसे समझाना है हमें एग्जामिनर को कि वो हम बच्चे को कैसे समझा रहे हैं। क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है कि आपको स्थिति परक बातचीत, भाषा, भाषाई खेल, बाल कौशल, शिक्षार्थी के स्तरानुसार विभिन्न गतिविधियों और पद्धतियों के बारे में आपको ये सब बताना रहेगा। तो उनके स्तर के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा उत्तर को। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहचान, शब्द पहचान, विभिन्न रणनीतिक रणनीतियाँ क्या हैं, शब्द पहचान, कैसे रणनीति बनाओगे आप, कैसे सिखाओगे बच्चों को, ध्वन्यात्मक जागरूकता कैसे सिखाओगे, कैसे ध्वनि को पहचान लें बच्चे, अक्षर ज्ञान कैसे कराओगे, अक्षर पहचान कैसे कराओगे, ध्वन आकृति संबंध कैसे बताओगे आप, कैसे इसकी इस आकृति का आप कैसे पहचाने। ठीक है, लिखित शब्दों के वाक्यों की पहचान करना, लिखना पढ़ना, कविता के माध्यम से शब्द का भंडार, ये सब पूरा हमें सिखाना होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आगे आते हैं, तो आते हैं 5वें नंबर पे। ठीक है, चौथा नंबर कौन सा था, शब्द पहचान की विभिन्न रणनीतियाँ। पाँचवा है पढ़ना एवं विभिन्न संसाधन। पढ़ना हमें सिखाना है, उसके संसाधन सिखाने हैं, स्वतंत्र रूप से पठन का विकास, विभिन्न विभिन्न विविध संसाधन, पठन कोना, बाल साहित्य, बाल पत्रिका, पोस्टर, चित्र, समाचार, आपके पास जो आपके पास प्रिंट रिच मटेरियल्स आते हैं स्कूल में, उसमें उसको क्या होता है, जो जो आपके प्रिंट देखा होगा आपके स्कूलों में दीवारों पे चपके रहते हैं, प्रिंट चिपका देते हैं। आप लोग जाते हैं तो उसको पहले आता है कोई चेक करने, तो कहता है कि भाई यहाँ पे ये पोस्टर लगाइए, यहाँ पे ये लगाइए। उसमें क्या होता है, चित्र बना होता है, कोई कविता छोटी सी लिखी होती है, बच्चे पढ़ते हैं और उस चित्र में देख के बताते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा है। तो उसके बारे में आपको बताना है। बाल पत्रिकाओं, पोस्टरों का प्रयोग कैसे करना है, निर्देशित पठन कैसे करना, स्वतंत्र पठन कैसे करना, बच्चे खुद से पढ़ें, गलत पढ़ें, सही पढ़ें, फिर उसके बाद आप उसको सुधार कराइए। तो उससे वो स्वतंत्र माहौल पाते हैं, वातावरण उनको स्वतंत्र मिलता है, फ्रीडम मिलती है उन्हें। जो वहाँ का वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो थोड़ा सा उनको लगता है फ्री मिल जाता है, जिससे कि बच्चे घुलने मिलने लगते हैं। और हम स्कूल में, हम हमारे साथ स्कूल के बच्चों के साथ में वो मिलने लगते हैं, और फिर वो क्या होता है, रेगुलर आने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका पढ़ाई का स्तर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इसमें बतानी है। ऑडियो वीडियो कार्यक्रम दिखाने हैं। आजकल तो स्मार्ट क्लासेस भी हो गई हैं, उसके बाद टैबलेट भी मिला है शिक्षकों को। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है आपको, वो सब पूरा इसमें बताना होगा। विषय वस्तु के बारे में, ई विषय वस्तु क्या होती है, ई कंटेंट क्या है, वीडियो है, ई पीडीएफ्स हैं, ये सब के बारे में आपको बताना होगा। दीक्षा पोर्टल आप जानते हैं, स्वयं पोर्टल भी है, आप इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, छठवां नंबर आपका क्या, लिखना एवं लेखन कौशल का विकास, कैसे उनको विकास करवाना है, ये सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। तीसरी इकाई में योजना एवं आकलन, योजना और आकलन कि आपको पाठ्यचर्या लक्ष्य बनाना, जैसे शिक्षक डायरी बनाते हैं आप लोग, उसे सीखने के प्रतिफलों के आधार पर इकाई योजना बनाना एवं पाठ्य योजना का निर्माण करना आपको आना चाहिए। तो पाठ्य योजना का निर्माण करना सीख जाइए, और उसके साथ साथ में सीखने के प्रतिफलों के आधार पर इकाई योजना जो बनाते हैं, इसको आप बनाना सीख जाइए। मौखिक भाषा का आकलन, विभिन्न उपकरण, नीतियाँ। मौखिक भाषा का आकलन आपको करवाना है, उसमें रणनीतियाँ, ध्वनि की पहचान, शब्द पहचान, वाक्य पहचान, सूचना संग्रहण, प्रत्युत्तर देना, बातचीत करना, बच्चों से कथन कहानी कहलाना, संवाद करवाना, कविता कहलाना, ये सब आपसे क्या है, अनुतान, आरोह अवरोह, यति गति एवं स्पष्ट शीलता, प्रभावशीलता आदि संदर्भ में समझाना होगा बच्चों को। पठन का आकलन कराना है, विभिन्न उपकरण, रणनीतियाँ देनी है उनको, सभी चीज़ों का उन्हें अच्छे से ज्ञान कराना है। और इसी में सबको आपको देख लीजिए कि आप सब जो सिलेबस है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके बच्चों से ही जुड़ा हुआ, उनके स्तर के हिसाब से। आप अपसंकेत का विश्लेषण कराना, मिसयूज एनालिसिस करवाना, आकलन के लिए कार्यपत्रक का, वर्कशीट का प्रयोग कैसे करते हैं आकलन में आप लोग, आकलन मदों का, असेसमेंट आइटम्स का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, लेखन का आकलन, विभिन्न
उपकरण दिए गए हैं। इन उपकरणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे ये यही सब पूछेगा पेपर में आपसे कि कौन से उपकरण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आकलन सीट कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे हम लोग वो कहते हैं क्या कहते हैं असाइनमेंट आइटम्स को प्रयोग कैसे कहते हैं, कार्यपत्रक क्या है, ये सब के बारे में आपसे पूछेगा पेपर में, ज़रूर पूछेगा। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर लेखन का आकलन समझ के साथ लिखना, विचारों को समायोजित करना, विभिन्न उपकरण एवं रणनीतियाँ सुनकर लिखना, सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत पढ़ना एवं विभिन्न संसाधन। अब बात होती विभिन्न संसाधन, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि वाक्य कार्ड्स क्या हैं पाठ्य पुस्तक में, तो जानते ही संपूरक सामग्री क्या है, जादुई पिटारा क्या है, ऑडियो विजुअल में ई वस्तु दीक्षा है, ये सब आपके बारे में लिखने कौशल, ये सब आपको तो आना ही चाहिए। ये तो आपको बता ही दिए हैं। योजना आकलन हो ही गया है, पाठ्यचर्या, ठीक है। पठन का निर्माण, विषय वस्तु के पढ़ना, अनुच्छेद को पढ़ना, परिचय अपरिचित वस्तुओं को पाठ्य वस्तु को पढ़कर अपनी राय देना बच्चों को, ये लेखन का आकलन करवा देना, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं आखिरी में आपका क्या है, पार्ट नंबर 11 है आकलन के अन्य पक्ष क्या है। आकलन के अन्य पक्ष स्व संशोधन, 360 डिग्री आकलन, 360 डिग्री, जैसे क्रिकेटर कोई खेलता नहीं है। अब ये बात बहुत लोगों को कंफ्यूज थे कि 360 डिग्री आकलन मतलब क्या है। 360 डिग्री का मतलब ये हुआ, कोई बैट्समैन खेलता है तो कहते हैं कि इस साइड भी मार रहा है, उस साइड भी, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप, ऑन साइड, लेग साइड, वो हर तरीके से खेल रहा है, पुल अप भी कर रहा है, स्कूप शॉट भी मार रहा है, पीछे विकेट कीपर के पीछे भी स्कूप शॉट मार दे रहा है, तो वो 360 डिग्री से खेलता है। जैसे अपने यहाँ के सूर्य कुमार यादव जी खेलते थे, इसमें बेहतर नहीं खेल रहे हैं लेकिन खेलते हैं, डिवलर्स हैं। तो वैसे 360 डिग्री आकलन मतलब बच्चे की सभी चीज़ों का आकलन करना, कि वो अब बच्चा क्या हो गया, बच्चे को आपने सब कुछ सिखा दिया। अब आपको बच्चे को ये सीखना है कि बच्चे में लेखन कौशल कैसा हो गया है, बच्चों में प्रवाहशीलता कैसी हो गई, बोलता कैसा है बच्चा, उसके बाद में वो पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ पाता है, विषय वस्तु को समझ जाता है कि नहीं समझ जाता है, चित्र को दिखाने पे आप बच्चा देख के पढ़ समझ जाता है क्या चित्र में दिया जा रहा है, क्या बना हुआ है चित्र में, कविता कहानियाँ पढ़ लेता है बच्चे, लिखने का कौशल उनके अंदर आ गया कि नहीं आ गया है, ये सब मौखिक भाषा वस्तु कैसी उनकी बेहतर है। तो ये सभी आकलन मिला के जो आकलन होते हैं, लेखन, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सब जो मिल जाते हैं जब चारों कंटेंट, तो इसे बोलते हैं 360 डिग्री का आकलन, ठीक है। स्व संशोधन, अब स्व संशोधन का मतलब हुआ कि आपके अंदर आपने जो आकलन किया, फिर आपने पढ़ाया, उसके बाद आकलन किया कि इसमें कुछ बच्चे कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें हम लग रहा है कि क्या बता हमने जो समझाया वो मेरी तरफ से कहीं ना कहीं कमी है उसमें, तो वो आपका स्व संशोधन हुआ कि अपने अंदर आपने संशोधन कराया। तो इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, धीरे धीरे सिलेबस को कवर करना शुरू कर दीजिए और एक एक पेपर्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी पेपर्स हैं उन सब का सिलेबस बनाइए, सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। एनओएस के पोर्टल पे जो आ गए हैं सिलेबस, और जिनका नहीं आ रहा धीरे धीरे आ रहा है, मटेरियल भी आ जाएंगे उनके स्टडी मटेरियल्स, उसको भी अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देखिए, लाइव देखिए, मैं कहता हूँ कि आपके पास स्टडी मटेरियल कंटेंट होना चाहिए, इतना ज़्यादा डीपली पूछेगा नहीं, जो भी पूछेगा आपके जो एनआईएस के पोर्टल पे आपके स्टडी मटेरियल होगा उससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। तो उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना मैं रिवीजन कराता रहूँगा और मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।